हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी की जो परीक्षा 8 मई से शुरू हो रही है, उसी को लेकर के आज हम लोग जो सेकंड सेमेस्टर में आपका टीचिंग सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस है, इसके सुपर 100 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। और जो परीक्षा आपकी होने को है उसमें इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। यहाँ से कई क्वेश्चंस आपको एज इट इज देखने को मिल जाएंगे। समय कम है, बहुत फास्ट चलेंगे, इसलिए आप लोग बड़ा कंसंट्रेट होकर के क्लास को देखिएगा। ये फिजिकल साइंस पीवाईक्यू ऑफ 2023 है। इससे पहले 2025 का पीवाईक्यू, 2024 का, आज हम लोग 2023 का पीवाईक्यू करने वाले हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है भौतिक विज्ञान शिक्षण में सहयोगी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात हो रही है। सहयोगी शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, यानी कि जहां बच्चे ग्रुप में सीखते हैं। तो सामूहिक नियोजन के बिना व्यक्तिगत असाइनमेंट। देखिए, बात सहयोगी शिक्षा की हो रही है, ग्रुप टीचिंग की हो रही है, जहां बच्चा ग्रुप में सीख रहा है। यहाँ पे व्यक्तिगत असाइनमेंट को बढ़ावा हम नहीं देंगे। छात्रों के बीच कंपटीशन को कभी भी बढ़ावा नहीं देंगे। समूह परियोजनाएं और चर्चाएं, वेरी गुड। सहयोगी शिक्षा वहीं बेहतर हो सकती है जहां बच्चे ग्रुप में बैठ करके प्रोजेक्ट तैयार करें, डिस्कशन करें, डिबेट्स करें। ठीक है, केवल शिक्षक केंद्रित सूचना प्रदान करना सही नहीं है। तो सहयोगी शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा? समूह परियोजनाएं और चर्चाएं करा करके बच्चों को ग्रुप में बैठा करके आप प्रोजेक्ट करवाइए, डिस्कशन करवाइए, डिबेट्स करवाइए। भौतिक विज्ञान शिक्षण की शिक्षा में सतत मूल्यांकन का महत्व क्या है? यह छात्रों का कार्य और तनाव स्तर बढ़ा देता है? नहीं, सतत मूल्यांकन का महत्व कभी भी तनाव स्तर नहीं बढ़ाता। यह टीचर्स को बच्चों का प्रोग्रेस कैसा है उसका मूल्यांकन करने और समय रहते प्रतिक्रिया प्रदान करने में मदद करता है। वेरी गुड। यह सार्वजनिक मूल्यांकन की आवश्यकता को बदलता है। यह केवल फैक्ट की स्मृति पर केंद्रित नहीं होता। जो सतत मूल्यांकन है, यह टीचर बच्चे कैसा प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितना बेहतर कर पा रहे हैं, सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, कहाँ कमी रह रही है, इन सब चीज़ों का पता लगता है। और फिर समय समय पर बच्चों को क्या किया जाता है, जो बच्चा पिछड़ रहा है उसको अलग से कोशिश की जाती है, उसको सिखाया जाए, है ना। तो समय रहते प्रतिक्रिया प्रदान करने में हेल्प करता है। ऑप्शन जो आपका सेकंड है वह राइट हो जाएगा। भौतिक विज्ञान शिक्षण, देखिए इसी तरीके के पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस भी खूब पूछता है, इसलिए पेडागोजी भी मजबूत रखिएगा। भौतिक विज्ञान शिक्षण कक्षा में सकारात्मक शिक्षण वातावरण कैसे बनाया जा सकता है? पॉजिटिव टीचिंग एनवायरनमेंट कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, छात्रों की गलतियों की सार्वजनिक रूप से आलोचना करके कि बच्चे ने गलती कर दी, अब उसको पूरे क्लास के सामने डांट रहे हो, सुबह प्रेयर लाइन में उसको डांट रहे हो सबके सामने खड़ा करके, ऐसा नहीं करेंगे हम। ये कोई पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं बना रहे हम। छात्रों के लिए अवास्तविक अपेक्षाओं का सेट करना नहीं। सहभागिता और विकास मानसिकता को प्रोत्साहित करना, बात ठीक है। छात्रों के सवालों और चिंताओं को अनदेखा हम कभी नहीं करेंगे। सहभागिता और वास्तविक विकास मानसिकता को प्रोत्साहित करना मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक सकारात्मक शिक्षण वातावरण, एक पॉजिटिव जो टीचिंग एनवायरनमेंट है वो बच्चों को एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित करता है। बच्चा एक्टिव होकर के सीखता है। इसमें ग्रोथ माइंडसेट क्या होना चाहिए? ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। विकास मानसिकता, ये बच्चे को विश्वास दिलाता है कि अगर वो मेहनत करेंगे, उनको सही गाइड किया जाए, तो जो कठिन सब्जेक्ट हैं जैसे आपका फिजिक्स ही हो गया, इसको भी बच्चा सीख सकता है। तो बच्चे के अंदर ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करके और उनको सहभागिता, एक दूसरे के साथ ग्रुप में सिखा करके हम बेहतर कर सकते हैं। ऑप्शन जो सी है वह राइट हो जाएगा। इस तरीके से पॉजिटिव टीचिंग एनवायरनमेंट बन जाएगा। एक टीचर को शिक्षण रणनीति तय करने में क्या मदद करता है? उद्देश्य, विशेष उद्देश्य, निर्देश या फिर लक्ष्य? तो वो है उद्देश्य। क्या हो जाएगा? एक टीचर को अगर वो टीचिंग स्ट्रेटजी तय कर रहा है तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल उसे ये देखना होता है कि मैं बच्चों को क्या सिखाना चाह रहा हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है, उसी हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटजी तय करता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया। उद्देश्य होते हैं तात्कालिक, लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो उद्देश्य होते हैं वो तात्कालिक और लक्ष्य प्राप्ति दोनों ही हो सकते हैं। तात्कालिक मतलब इमीडिएट, उद्देश्य छोटे और क्लियर होते हैं, ठीक है, जिन्हें एक निश्चित समय सीमा या कक्षा के दौरान प्राप्त किया जा सकता है। लक्ष्य प्राप्ति सॉरी
कई छोटे उद्देश्यों को पूरा करके ही हम अपने व्यापक लक्ष्य यानी कि गोल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों को इस प्रकार वर्गीकृत किया है। तो ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा है, जिसमें पहला हमारा संज्ञानात्मक है, दूसरा भावात्मक है, तीसरा मनोक्रियात्मक उद्देश्य है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जो ब्लूम ने अपना शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया था 1956 में दिया था। अब देखिए इन्होंने 3 दिए, उसमें जो संज्ञानात्मक उद्देश्य है इसको फिर से 6 भागों में बांटा गया था। संज्ञानात्मक उद्देश्य जो है ये है मानसिक कौशल और ज्ञान से रिलेट करता है। ठीक है, और जो भावात्मक उद्देश्य है ये हमारी भावनाओं, हमारे पर्सपेक्टिव्स, हमारी वैल्यूज से रिलेट करता है। और ये साइकोमोटर डोमेन होता है, ये हमारी फिजिकल एक्टिविटीज और क्रियाओं से संबंधित होता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। ब्लूम के भावात्मक उद्देश्यों को डैश और उनके सहयोगियों को वर्गीकृत किया गया था। यानी कि ब्लूम के भावात्मक उद्देश्यों को किसने और उनके सहयोगियों ने वर्गीकृत किया? तो इसमें क्रेथवॉल, मारिया सॉरी, इन दोनों ने ही इसको क्या किया? वर्गीकृत किया। देखिए ब्लूम का जो भावात्मक पक्ष है, अफेक्टिव डोमेन है, इसका वर्गीकरण 1964 में किया गया था। और इस काम में जो मेन रोल निभाने वाले थे वो थे हमारे कौन? डेविड क्रेथवॉल और बेंजामिन ब्लूम और बर्टन मारिया। तो ये 2 ये थे, प्लस इनके सहयोगियों ने इसको वर्गीकृत किया था 1964 में। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, कहता है 3 गति के नियम किसके द्वारा खोजे गए थे? हाइगेंस, रॉबर्ट, न्यूटन, गैलीलियो। आप सभी को पता है कि 3 गति के नियम जो थे वो न्यूटन ने दिए थे। किसने दिए थे सर? न्यूटन ने दिए थे। डैश व्यापक और सामान्य होते हैं, जबकि डैश विशेष, स्पष्ट, सटीक रूप से परिभाषित होते हैं। कौन भैया? तो इसमें जो है वो लक्ष्य जो है ये व्यापक और सामान्य होते हैं, जबकि उद्देश्य विशेष, स्पष्ट और सटीक रूप से परिभाषित होते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें लक्ष्य को क्या कहते हैं सर? लक्ष्य को कहते हैं गोल्स। ठीक है, ये व्यापक मतलब ब्रॉड और सामान्य होते हैं। इन्हें प्राप्त करने में लंबा समय लगता है। जैसे छात्रों को एक अच्छा नागरिक बनाना है, 1-2 दिन में अच्छे नागरिक नहीं बन जाएंगे, इसमें लंबा समय लगेगा। उद्देश्य को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स। क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं इसको। ये स्पेसिफिक होते हैं, स्पष्ट और सटीक होते हैं। इन्हें एक निश्चित समय या लेसन के लास्ट में भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे बच्चों को हम कह दें कि छात्रों को गुरुत्वाकर्षण का सूत्र सिखाना है, तो जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा हमने बच्चों को सिखा दिया, उसी चैप्टर में सिखा दिया। तो ये जो है वो स्पष्ट विशेष होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हम कह सकते हैं कि जो लक्ष्य है ये एक मंजिल की तरह है। लक्ष्य क्या है सर? लक्ष्य मंजिल की तरह है, जबकि उद्देश्य उस मंजिल तक पहुंचने के लिए उठाए गए छोटे छोटे कदम है। अब जैसे आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है, ये आपका लक्ष्य हो जाएगा। आपका लक्ष्य क्या है? गवर्नमेंट टीचर बनना। अब उसके साथ में आप बीएड कर रहे हो, इसके बाद यूपी टेट क्वालिफाई करो, सीटेट क्वालिफाई करो। तो ये क्या है? ये छोटे छोटे स्टेप हैं जिन्हें फॉलो करके आप उस मंजिल तक पहुंच पाओगे। ठीक है, ऑप्शन जो आपका फर्स्ट है वहां राइट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? भौतिक विज्ञान का अध्ययन करने के उद्देश्य मुख्य रूप से किस उपयुक्त कौशल को विकसित करने का है? वैज्ञानिक अवलोकन, व्यावहारिक रोजगार, प्रयोग या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा हमारा? वैज्ञानिक अवलोकन। भौतिक विज्ञान का अध्ययन करने के उद्देश्य मुख्य रूप से क्या करना है? बच्चे के अंदर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए। ब्लूम ने संज्ञानात्मक उद्देश्यों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? ब्लूम ने जो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया उसका 3 वर्गीकरण, संज्ञानात्मक और भावात्मक, क्रियात्मक। फिर उसके बाद जो संज्ञानात्मक था उसको 6 भागों में बांटा। संज्ञानात्मक को कितने में बांटा? 6 भागों में। कौन कौन से थे? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, जो आपका संज्ञानात्मक था, जो कॉग्निटिव डोमेन था, उसके 6 पार्ट किए। ये हैं 6 पार्ट। ठीक है, सामने आपके लिखे हैं। डैश एक ऐसा व्यवहार है जिसमें छात्र बिना बोले उचित भावनाओं के साथ अपनी भावनाएं प्रकट कर सकता है। कौन सा व्यवहार है? गैर वर्णनात्मक संचार, वर्णनात्मक संचार, कुशल संचार, दायित्वशील संचार। कौन सा है संचार? तो वो है आपका गैर वर्णनात्मक संचार। ठीक है, इसको हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें व्यक्ति क्या करता है? बिना शब्दों का प्रयोग किए, बिना बोले अपने शरीर के हाव भाव
और अपने चेहरे के हाव भाव जिसको फेशियल एक्सप्रेशंस कहते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट करता है, बोलता नहीं है। ठीक है, जो वर्णनात्मक संचार होता है, वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें शब्दों और भाषा का प्रयोग बोलकर लिखकर किया जाता है। अब जैसे गैर वर्णनात्मक संचार, उदाहरण के तौर पर आपको खुशी हुई, आपने बोला नहीं, आप हंसे नहीं, आपने मुस्कुरा दिया, ये गैर वर्णनात्मक संचार हो गया। ठीक है, या अगर किसी को हाँ कहना है तो आपने हाँ नहीं कहा, उसकी सहमति में बस आपने सिर हिला दिया। ठीक है, या ना जाने के लिए आपने सिर हिला दिया, तो ये क्या हो गया, गैर वर्णनात्मक संचार हो गया। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाता है। किसने प्रबंधन के लिए एक नई व्याख्या दी है जिसमें यह कहा गया है कि यह बदलने वाली अवधारणा है? किसने कहा है? ये स्टेटमेंट ड्रकर का है सर। किसका है? ड्रकर का। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन ओवर हियर। किसने परीक्षा प्रणाली के संदर्भ में उद्देश्यों पर स्थानांतरित किया है? ड्रकर, एनसीईआरटी, बीएस ब्लूम, रॉबर्ट मिलर। कौन है वो? तो वो है नहीं, वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने परीक्षा प्रणाली में रटने की बजाय उद्देश्यों, लर्निंग आउटकम्स पर आधारित मूल्यांकन की ओर जोर दिया, यानी शिक्षा को उद्देश्य केंद्रित बना दिया। ऑप्शन बी राइट हो गया। आरसीएम का मतलब क्या होता है सर? आरसीएम का मतलब होता है शिक्षा का क्षेत्रीय कॉलेज मैसूर। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। आरसीएम का पूरा नाम क्या होता है? रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। डैश सबसे लोकप्रिय है जो विकास प्रोग्रामीकृत शिक्षण और संज्ञानात्मक और भावात्मक उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। कौन सबसे लोकप्रिय है? देखिए, रॉबर्ट मेजर का दृष्टिकोण, रॉबर्ट मिलर का दृष्टिकोण, बीएस ब्लूम का दृष्टिकोण। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? संज्ञानात्मक भावात्मक उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किसने किया है? बीएस ब्लूम ने किया है। संज्ञानात्मक, भावात्मक और तीसरा था क्रियात्मक। क्या था? क्रियात्मक। तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। बीएस ब्लूम की बात हो रही है। एक शिक्षक का व्यक्तित्व तो कैसा होना चाहिए? टीचर कैसा हो? मित्रता, सहानुभूति भाव उसके अंदर होना चाहिए, हास्य और ताकत होनी चाहिए, ईमानदार, गंभीर होना चाहिए, या फिर सारी ही बातें टीचर के बारे में सटीक बैठती हैं? टीचर के बारे में सारी ही बातें यहाँ पे ठीक हो जाती हैं। माइक्रो शिक्षण, जो माइक्रो टीचिंग है, प्रभावी रूप से किस समय होता है? ये होता है आपका शिक्षण अभ्यास के दौरान। जैसे आप लोग बीएड कर रहे हैं तो आपके लिए है माइक्रो टीचिंग। आपको सिखाया जाएगा प्रस्तावना प्रश्न कौशल क्या होते हैं, ब्लैक बोर्ड कौशल क्या होता है ना, और पुनर्बलन कौशल क्या होता है, तो आपके लिए है। तो शिक्षण अभ्यास के दौरान इसको सिखाया जाता है। ये क्या है? ये एक टीचिंग ट्रेनिंग तकनीक होती है जो मुख्य रूप से शिक्षण अभ्यास, प्रैक्टिस टीचिंग के समय सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। इसमें जो प्यूपिल टीचर होता है, जैसे आप लोग बीएड कर रहे हैं, वो वास्तविक कक्षा में जाने से पहले विशेष जो टीचिंग स्किल्स हैं, प्रस्तावना प्रश्न, व्याख्या, प्रश्न पूछना, इनका अभ्यास करते हैं। डैश में विशेष शिक्षा के शिक्षक और सामान्य वर्ग के शिक्षक मिलकर एक ही कक्षा में छात्रों को पढ़ाते हैं। किसमें? पूर्ण समावेश मॉडल, टीम टीचिंग मॉडल, संसाधन मॉडल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जहां विशेष शिक्षा के शिक्षक और सामान्य वर्ग के शिक्षक मिलकर के पढ़ा रहे हैं, ये टीम टीचिंग मॉडल कहलाता है सर। क्या कहलाता है? टीम टीचिंग मॉडल, क्योंकि इसमें टीचर्स की टीम जो है मिलकर के पढ़ाती है। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है किस मॉडल में विशेषज्ञ छात्र के साथ सामान्य शिक्षा कक्षा के बाहर काम करते हैं? सामान्य शिक्षा कक्षा के बाहर की बात हो रही है। टीम टीचिंग में तो टीचर्स जो है वो कक्षा के अंदर ही काम करते हैं। संसाधन मॉडल, इसके बारे में ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जिसको हम लोग रिसोर्स मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? रिसोर्स मॉडल भी इसको कहा जाता है। इस मॉडल में विशेष आवश्यकताओं वाले जो छात्र होते हैं उनको कुछ समय के लिए उनकी सामान्य कक्षा से बाहर ले जाया जाता है, और वहाँ जो है जो विशेषज्ञ या जो टीचर हैं या संसाधन जो भी रिसोर्स टीचर हैं उनके साथ अलग कमरे में काम करते हैं ताकि उन्हें विशेष सहायता मिल सके। इसे अक्सर जो है पुल आउट मॉडल भी कहा जाता है। जो टीम टीचिंग होती है इसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक एक ही कक्षा के अंदर मिलकर के पढ़ाते हैं। और जो पूर्ण समावेशी मॉडल होता है, फुल इंक्लूसिव मॉडल, इसमें छात्र पूरे समय सामान्य कक्षा के अंदर ही रहता है और विशेषज्ञ सहायता वहीं प्रदान करता है। बात हो रही थी कक्षा के बाहर की, इसलिए हम जाएंगे संसाधन मॉडल के साथ में। एक अच्छा शिक्षक वह है
जो क्या करता है, एक अच्छा शिक्षक वो है जो छात्रों को सीखने के लिए हमेशा मोटिवेट करता है, सीखने के लिए प्रेरित करता है। निम्न में से बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही है? देखिए, वे सत्य असत्य प्रकार से अधिक विषय वस्तु होते हैं, ये निबंध प्रकार के प्रश्नों से कम विषय वस्तु होते हैं, ये छोटे उत्तर वाले प्रश्नों से अधिक विषय वस्तु होते हैं, ये सत्य असत्य प्रकार के प्रश्नों से अधिक विषय वस्तु होते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? ये निबंध प्रकार के प्रश्नों से कम विषय वस्तु होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑप्शन बी राइट हो गया। निम्न में से कौन सा कारक शिक्षण पर प्रभाव नहीं डालता है? कौन सा है जो शिक्षण पर प्रभाव नहीं डालता है? शिक्षण को प्रोत्साहित करने वाली कक्षा की जो गतिविधियां हैं वो आपकी टीचिंग को प्रॉपर्ली प्रभावित करती हैं। क्लास की एक्टिविटीज टीचिंग पर पूरा प्रभाव डालती हैं। टीचर और छात्र की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है? टीचर अमीर है, गरीब है, बालक अमीर है, गरीब है, इसका टीचिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अध्ययन के माध्यम से सीखना, इसका टीचिंग पर प्रभाव पड़ता है। टीचर्स का ज्ञान का भी प्रभाव पड़ता है टीचिंग पर। अगर टीचर को कंप्लीट नॉलेज नहीं है उस सब्जेक्ट का तो वो बेहतर टीचिंग नहीं कर सकता। इन सभी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी शिक्षण की सबसे उत्तम विधि है? टीचिंग की सबसे बेस्ट यानी उत्तम विधि जो है वह कौन सी मानी जाएगी? प्रदर्शन, जिसमें आप बच्चों को दिखा करके पढ़ाते हो, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। प्रभावी शिक्षण एक शिक्षक के किस गुण के परिणाम स्वरूप होता है? शिक्षक की संतुष्टि, शिक्षक की ईमानदारी और प्रतिबद्धता, शिक्षक द्वारा छात्रों को सिखाने और समझाने का कौशल, शिक्षक की पेशेवर उत्कृष्टता की इच्छा। क्या होगा इसका राइट आंसर? शिक्षक द्वारा छात्रों को सिखाने और समझाने का कौशल, ये आपका बेस्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी पड़ती है एंड हमारे चारों पेपर के कंप्लीट नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। अब जैसे एक टीचिंग सब्जेक्ट तो आपका पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस हो गया, अब इसके साथ में दूसरा टीचिंग सब्जेक्ट आपका पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स हो सकता है, पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस हो सकता है। तो जो भी टीचिंग सब्जेक्ट हो वो लिख करके हमें व्हाट्सएप करिए कि सर हमारा ये टीचिंग सब्जेक्ट है, मैथ्स है या बायो है, ठीक है, ये टीचिंग सब्जेक्ट है, हमको नोट्स चाहिए। हम आपको कंप्लीट प्रोसेस भेज देंगे, आप फीस पे करेंगे, उसके बाद चारों पेपर के कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ध्यान रहे, हमारे नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कोई कॉपी, किताब, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जितना कंटेंट, जो भी मटेरियल हम आपको यहाँ से प्रोवाइड कराएंगे वह आपके लिए पर्याप्त रहेगा। ध्यान रहे, हमारे इसी नंबर पर विश्वास करें, इसी नंबर पर ट्रस्ट करें, बाकी किसी थर्ड पार्टी, थर्ड व्यक्ति से कोई संपर्क ना करें, ठीक है। तो इसी नंबर पर हमें व्हाट्सअप करिएगा। चलिए, नंबर क्या है? 9628182649। बस यही हमारा ऑथेंटिक नंबर है, बाकी किसी पर कोई ट्रस्ट ना करें। चलिए, अगला क्वेश्चन, शिक्षा का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? कौशलों की प्राप्ति, व्यवहार में संशोधन, व्यक्तिगत समायोजन या फिर ज्ञान का अंगीकरण। क्या हो जाएगा? वह है हमारा व्यवहार में संशोधन। शिक्षा का सबसे उपयुक्त अर्थ यही है कि व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव लाया जाए। एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान, अच्छे संचार कौशल यानी कि सिर्फ कम्युनिकेशन अच्छा हो, छात्रों के कल्याण की चिंता करने वाला हो, प्रभावशाली नेतृत्व गुण हो। ये तो सब सेकेंडरी हो गए, बस प्रायोरिटी किसको देनी है कि उसे अपने सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक विधि के मूल घटक में से नहीं है? अवलोकन, अनुमान, प्रयोगशाला परीक्षण, प्रत्याभिज्ञान। क्या हो जाएगा इसका? तो इसमें आपका जो है प्रत्याभिज्ञान विधि, ये वैज्ञानिक विधि के मूल घटक में नहीं आता है। बाकी ऑब्जर्व करना, अनुमान लगाना, प्रयोगशाला, ये सभी वैज्ञानिक विधियों के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अनुसंधान आधारित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है भाई? देखिए, तत्काल तैयार उत्तर प्रदान करना, यानी कि टीचर का रोल है कि वो तत्काल तैयार उत्तर प्रदान करे। छात्र निर्देशित अनुसंधान को सहायक करना, प्रयोगशाला परीक्षण के चरणों को आज्ञाकारिता से सिखाना या फिर उत्सुकता को कम करना। नहीं, उत्सुकता को कम करना नहीं हो सकता। बेस्ट ऑप्शन क्या है? छात्र निर्देशित अनुसंधान को सहायक करना। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। बहुत फास्ट पढ़ रहे हैं बिकॉज समय बहुत कम है और बहुत सारे क्लासेस आपको कंप्लीट करानी है। जटिल वैज्ञानिक अवधारणा यानी कि जो कठिन साइंटिफिक जो कॉन्सेप्ट हैं उनके स्पष्टीकरण के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे बेस्ट होती है? रटने की शिक्षा नहीं, रट्टाफिकेशन को कभी बढ़ावा नहीं देंगे। हिफाजत करने की शिक्षा,
उच्चारण नहीं। सबसे बढ़िया बात होती है अवधारणा मानचित्रण, कॉन्सेप्ट मैपिंग जो है वह सबसे अच्छा होता है, कॉन्सेप्ट मैपिंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैपिंग का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपने पौधे की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, या पेड़ पौधे की बात कर रहे हैं, ठीक है, इससे हमें क्या मिलता है, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ पौधे हमें छाया देते हैं, फिर ऑक्सीजन किस काम में आती है, तो ये जो एक स्ट्रक्चर चलता है, ठीक है, ऐसे ये कॉन्सेप्ट मैपिंग होता है। ठीक है, इससे एक मेन पॉइंट के साथ बाकी चीज़ें भी जुड़ जाती हैं। कॉन्सेप्ट मैपिंग का एक क्वेश्चन और है आगे, वो हम अभी आपको समझाएंगे। ठीक है, देखिए, निर्माणवादी शिक्षा सिद्धांत के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? निष्क्रिय नहीं, कभी नहीं। प्रत्यक्ष निर्देश, खुद की खोज और हाथों का अनुभव रटना नहीं। बी और सी में से क्या राइट हो जाएगा? तो बी और सी में से खुद की खोज और हाथों का अनुभव, ये निर्माणवादी शिक्षा सिद्धांत के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। बच्चा खुद एक्सप्लोर कर रहा है और हैंड्स ऑन लर्निंग है। ठीक है, अपने हाथों का प्रयोग करके खुद सीख रहा है। चलिए, गतिशील शिक्षा, डायनामिक एजुकेशन शब्द का मतलब क्या है? दृश्य सहायताओं के माध्यम से अध्ययन, पढ़ने और लिखने के माध्यम से अध्ययन, करके सीखने और शारीरिक गतिविधियों से अध्ययन, या फिर सुनने के माध्यम से अध्ययन। क्या हो जाएगा? करके सीखने और शारीरिक गतिविधियों से अध्ययन, फिजिकल एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चा यहाँ पे सीखने का प्रयास करेगा। विज्ञान की कक्षा में छात्रों से प्रश्नों को प्रोत्साहित करना क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, जब हम बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं उससे क्या होता है? समय की बचत नहीं, इससे छात्र अधिक बातचीत करते हैं नहीं, इससे उत्सुकता और क्रियात्मक सोच को पोषित किया जा सकता है। बिल्कुल, बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है जब हम बच्चों के साथ में क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, डिस्कशन करते हैं। ठीक है, और इससे शिक्षक को समझाने से बचने की अनुमति नहीं मिलती है। बेस्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। भौतिक विज्ञान में छात्र के प्रायोगिक कौशल का मूल्यांकन करने में कौन सी मूल्यांकन विधि प्रभावी है? लिखित परीक्षा, औपचारिक प्रस्तुति, बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रयोगशाला कार्य और प्रयोग। क्या हो जाएगा? प्रयोगशाला कार्य और प्रयोग। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। भौतिक विज्ञान की शिक्षा में हाथों से किए जाने वाले कार्यक्रमों का महत्व क्या है? देखिएगा, इससे शिक्षकों को आराम करने का मौका नहीं मिलता, इसमें पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा किया जा सकता है नहीं, इससे छात्रों को वैज्ञानिक अवधारणाओं का अर्थपूर्ण ढंग से अन्वेषण करने का अवसर मिलता है। बेस्ट ऑप्शन यही है। ओके, तो हाथों से किए जाने वाले कार्यक्रमों का महत्व यही है कि बच्चा जो भी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हैं उनका मीनिंगफुल तरीके से एक्सप्लोर करके उनको समझ लेता है। ऑप्शन सी राइट हो गया। विज्ञान शिक्षा में मल्टीमीडिया संसाधनों का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है? जब मल्टीमीडिया संसाधनों का आप यूज करते हैं, इससे क्या होता है? पारंपरिक शिक्षण विधियों को पूरी तरह से बदलने के लिए, या फिर कक्षा के दौरान छात्रों का मनोरंजन करने के लिए, विभिन्न शिक्षण शैलियों को पूरा करने और शिक्षा को आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए, शिक्षक छात्र अंतःक्रिया को कम करने के लिए। बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जब हम लोग मल्टीमीडिया संसाधनों का यूज़ करते हैं तो अलग अलग प्रकार की जो शिक्षण शैलियां हैं उनको पूरा करने और शिक्षा को आकर्षक और इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत काम आती है मल्टीमीडिया। निम्न में से वैज्ञानिक अवधारणाओं की समझ का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रभावशाली रणनीति कौन सी हो जाएगी? तो देखिएगा, कौन सी हो जाएगी भाई? उन्हें शिक्षक को विस्तार से समझाने के लिए कहना, पूर्व सूचना के बिना चौकसी परीक्षण आयोजित करना, उन्हें लंबे वैज्ञानिक शोध पत्रों को पढ़ने के लिए असाइन करना, या देखिए, वैज्ञानिक अवधारणाओं के समझ का मूल्यांकन करने के लिए प्रभावशाली रणनीति पूछ रहा है। उनके ज्ञान को प्रतिनिधित्व करने के लिए अवधारणा मानचित्र और आरेखों का उपयोग करना बेस्ट हो जाएगा। जब आप कॉन्सेप्ट मैपिंग करते हैं तो कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाता है। भौतिक विज्ञान के शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भौतिक विज्ञान के शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य होता है बच्चों के अंदर समस्या समाधान कौशल विकसित करना। याद करने पर फोकस नहीं होगा, रट्टाफिकेशन पर फोकस नहीं होगा, कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देंगे। क्या करेंगे? बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को हम डेवलप करेंगे। ठीक है, भौतिक विज्ञान में हैंड्स ऑन लर्निंग के लिए कौन सी शिक्षण विधि सबसे उपयुक्त है? जहां बच्चा खुद अपने हाथों से करके सीखता है वो है प्रयोग और प्रदर्शन विधि। जहां बच्चा प्रयोग करके देखता है, अपने हाथों का प्रयोग करता है, वो बेहतर है। भौतिक विज्ञान शिक्षा में प्रौद्योगिकी को सम्मिलित करने का क्या महत्व है? जो टेक्नोलॉजी का आप इसमें यूज कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? अधिगम को अधिक जटिल बनाने के लिए नहीं, कंप्यूटर से शिक्षकों को बदलने के लिए नहीं,
छात्रों की भागीदारी और समझ को बढ़ावा देने के लिए बात ठीक है, शिक्षा की लागत बढ़ाने के लिए नहीं है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड हो सके, पार्टिसिपेट कर पाए, बच्चे की जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो भी बढ़ सके। भौतिक विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन का क्या योगदान है? छात्रों के बीच तनाव कभी पैदा नहीं करेंगे। छात्रों की शिक्षा प्रगति का मूल्यांकन ठीक है। छात्रों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग करना, तो ये भी ठीक नहीं है। हम बच्चों को रैंकिंग सिर्फ उनके परफॉर्मेंस को देख करके रैंक प्रदान करना नहीं है। निम्न अभिरुचि के लिए छात्रों को सजा भी नहीं देंगे। एक ही ऑप्शन बचता है, छात्रों की शिक्षा प्रगति का मूल्यांकन करना कि कैसी प्रोग्रेस चल रही है बच्चों की। भौतिक विज्ञान कक्षाओं में विज्ञान अन्वेषण का ध्यान किस पर होना चाहिए भाई, बताओ। छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, जी बिल्कुल, बच्चों को हम क्वेश्चंस पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि बेटा जहां जो चीज समझ में ना आए तुरंत क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हो, एक नहीं 10 बार पूछ सकते हो। जिज्ञासा को रोकने का प्रयास कभी नहीं करेंगे। कठोर पाठ्यक्रम का अनुसरण कभी नहीं करेंगे और बच्चे की राय विचारों को अनदेखा कभी नहीं करेंगे। एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ए वाला, बेस्ट हो जाएगा। भौतिक विज्ञान में अनुमान क्या होता है? भौतिक विज्ञान में अनुमान एक सिद्ध वैज्ञानिक तथ्य है, शिक्षित अनुमान या पूर्वानुमान है, गणितीय समीकरण है, ऐतिहासिक घटना है। तो अनुमान क्या होता है? अनुमान जो है एक शिक्षित अनुमान या पूर्वानुमान होता है। भौतिक विज्ञान में शिक्षक कैसे समीपवर्ती विचार को प्रोत्साहित कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं, देखिएगा। छात्रों से प्रश्नों को नकारने से नहीं, सीधे सभी उत्तर सीधे प्रदान करके, छात्रों को जानकारी का विश्लेषण और मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करके। बेस्ट ऑप्शन है, छात्रों को जानकारी का विश्लेषण एनालिसिस करके मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। भौतिक विज्ञान प्रयोगों के दौरान एक आवश्यक सुरक्षा अभ्यास कौन सा है इसमें, बताइए। किसी भी वातावरण में काम करना, सावधानियों के बिना प्रक्रिया में तेजी करना, सुरक्षा चश्मा या प्रयोगशाला एप्रोन नहीं पहनना, उचित सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करना और सुरक्षा उपकरण का उपयोग करना। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सुरक्षा निर्देशों का आपको पालन करना है, जो सुरक्षा उपयोग उपकरण है उनका भी उपयोग करना है, क्योंकि आप भौतिक विज्ञान प्रयोग के दौरान आपको सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। भौतिक विज्ञान शिक्षा में इतिहास और विज्ञान के दर्शन का शिक्षण में महत्व क्या है भाई? देखिएगा, अयोग्य विषयों में समय बर्बाद करने के लिए नहीं, ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। ठीक है, रट्टाफिकेशन को बढ़ावा कभी नहीं देंगे। महान वैज्ञानिकों के योगदान को अनदेखा करने के लिए नहीं। एक ही ऑप्शन बचता है, वैज्ञानिक विचारों और विधियों के विकास को समझने के लिए। ठीक है, भौतिक विज्ञान शिक्षा में इतिहास और विज्ञान के दर्शन का क्या महत्व है? जो भी हमारे साइंटिफिक थॉट्स हैं, जो मेथड्स हैं, विधियां हैं, उनके डेवलपमेंट को समझने के लिए। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भौतिक विज्ञान शिक्षा में मूल्यांकन के कौन से महत्वपूर्ण पहलू हैं? तथ्य और आंकड़ों का मेमोराइजेशन नहीं, रट्टाफिकेशन को कभी बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। केवल मानकीकृत परीक्षाओं पर भरोसा हम नहीं करेंगे। परीक्षा में चीटिंग को प्रोत्साहित नहीं करेंगे। एक ही ऑप्शन बचता है, छात्रों को तुरंत प्रतिक्रिया देना। छात्रों को तुरंत प्रतिक्रिया देना, तुरंत मतलब प्रतिक्रिया मतलब इमीडिएट फीडबैक का मतलब है, जैसे ही छात्र कोई आंसर देता है, कोई एक्टिविटी करता है, उसी समय उन्हें बताया जाए कि उनका आंसर सही है या गलत है और ऐसा क्यों है। इससे होगा क्या कि बालक अपनी गलती तुरंत समझ लेते हैं और वहीं सुधार कर लेते हैं। जो भी उनकी मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं वो दूर हो जाते हैं और सीखने की गति और अंडरस्टैंडिंग दोनों बेहतर हो जाता है। बच्चे का इंटरेस्ट, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अब जैसे हम बात करें कि अगर फिजिक्स में बालक ने न्यूटन के नियम का गलत प्रयोग किया तो टीचर तुरंत सही तरीका समझा दे, इससे बालक अगली बार वो गलती नहीं दोहराएगा, है ना। इसलिए तुरंत प्रतिक्रिया देना बेहतर होता है। भौतिक विज्ञान की शिक्षा में वास्तविक जीवन के उदाहरण और अनुप्रयोगों का उपयोग करने का क्या महत्व है? जब भौतिक विज्ञान की शिक्षा में रियल लाइफ की जो घटनाएं हैं वहाँ से आप सीख करके उनके उदाहरण और अनुप्रयोगों का उपयोग आप फिजिक्स में कर रहे हो, तो इससे क्या होगा सर? इससे जो है कि इससे छात्र रोज़मर्रा के जीवन में वैज्ञानिक अवधारणाओं के महत्व को देख सकते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में जो साइंटिफिक थॉट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनका कैसे यूज़ करते हैं, कैसे वो हमारे काम आते हैं। ठीक है, सहयोगी शिक्षण गतिविधियों का भौतिक विज्ञान कक्षा में लाभ है, क्योंकि वो मतलब छात्रों को एक दूसरे से कंपटीशन करने में हेल्प करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है,
कि जो सहयोगी शिक्षण गतिविधियां हैं, जहां बच्चे एक दूसरे का सहयोग करके सीख रहे हैं, ठीक है, कंपटीशन को बढ़ावा नहीं मिलता है, क्या होता है, छात्र अंतःक्रिया को कम करते हैं, नहीं अंतःक्रिया नहीं, इससे इंटरेक्शन बढ़ता है। सहयोगी टीम, संचार, समस्या समाधान कौशलों को प्रोत्साहित करते हैं, बात तो ठीक लग रही है। शिक्षक के लिए संचालन में आसान भी नहीं होता, बेस्ट ऑप्शन क्या है, सहयोगी शिक्षण गतिविधियों का भौतिक विज्ञान कक्षा में लाभ यह है क्योंकि वे सहयोगी टीम, संचार और समस्या समाधान कौशलों को प्रोत्साहित करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। भौतिक विज्ञान कक्षा में उत्सुकता, रचनात्मकता और आत्मनिर्देशित अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी शिक्षण प्रवृत्ति है, तो वह है अनुसंधान आधारित शिक्षा और अन्वेषण। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। शिक्षा तकनीक भौतिक विज्ञान की शिक्षा में कौन सी भूमिका निभा सकती है, कौन सी भूमिका निभा सकती है, तो इंटरैक्टिव सिमुलेशन, वर्चुअल प्रयोग और मल्टीमीडिया संसाधनों के माध्यम से शिक्षा को सुधारा जा सकता है। ऑप्शन सी यहाँ राइट हो जाएगा। विभिन्न शिक्षण आवश्यकताओं का सम्मान करने के लिए विभिन्न भौतिक विज्ञान कक्षा में कौन सी शिक्षण रणनीति का उपयोग किया जा सकता है, किसका उपयोग किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो ये समझिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि भौतिक विज्ञान की कक्षा में जब छात्रों की सीखने की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, कोई तेज सीखता है, कोई धीमा सीखता है, कोई अलग तरीके से सीखता है, तब टीचर कौन सी ऐसी शिक्षण रणनीति अपनाए जिससे सभी की ज़रूरतों का सम्मान हो सके, सभी की आवश्यकताओं का, ज़रूरतों का सम्मान हो सके। यानी फोकस किस पे है, अलग अलग क्षमताओं वाले छात्रों को कैसे पढ़ाया जाए, कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजी सबको साथ लेकर के चलती है, ठीक है। तो वो कौन सी स्ट्रेटजी होगी, वो होगी हमारी व्यक्तिगत सृजनशीलता और विभेदन। ऑप्शन जो आपका बी है वह राइट हो जाएगा। अब जैसे विभेदन की बात हमने की, डिफरेंशिएशन की बात की, इसका मतलब ही ये है कि टीचर अपनी जो भी टीचिंग स्ट्रेटजी है, जो टीचिंग मेथड है, जो भी मटेरियल है, मूल्यांकन को छात्रों की अलग अलग आवश्यकता, उसका इंटरेस्ट, उसकी क्षमता के अनुसार बदलता है। तो विभिन्न शिक्षण आवश्यकताओं का सम्मान इसी से होगा, ठीक है। दूसरी बात क्रिएटिविटी की बात हो रही है। देखिए फिजिक्स में छात्रों को अपने तरीके से सोचने और प्रयोग करने की आज़ादी देना उनकी अंडरस्टैंडिंग को और डीप लेकर के जाता है, इसलिए ऑप्शन जो बी है वह राइट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन लीजिए। भौतिक विज्ञान कक्षा में शिक्षक कैसे एक सकारात्मक और समावेशी शिक्षा माहौल बना सकता है, कैसे, कंपटीशन को प्रोत्साहित करके नहीं बना पाएगा, हम बच्चों को निरुत्साहित नहीं प्रोत्साहित करेंगे। दूसरी बात, केवल उच्च उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले छात्रों पर ध्यान नहीं, सब पर ध्यान देंगे। एक ही तो ऑप्शन बचता है, सभी छात्रों का सम्मान करके, विविधता को मूल्यांकन करके और सहयोग और खुला संचार को प्रोत्साहित करके सकारात्मक और समावेशी शिक्षा का माहौल बनाया जा सकता है। विज्ञान शिक्षकों के लिए नियमित व्यावसायिक विकास का महत्व क्या है भाई। देखिए ये आवश्यक नहीं, क्योंकि उन्हें पहले से ही विषय का ज्ञान है, इससे उन्हें अधिक पैसे कमाने में हेल्प मिलती है। यह उनके शिक्षण कौशलों को उन्नत करता है, उन्हें नवीनतम शोध से अपडेट रखता है और छात्रों के शिक्षा परिणामों को सुधारता है, या फिर इससे उनके काम के लिए अधिक भार और तनाव बढ़ता नहीं है। क्या हो जाएगा, ये शिक्षण कौशल उन्नत करता है। क्या करता है, शिक्षण कौशल को उन्नत करता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भौतिक विज्ञान शिक्षण में ग्राफिक आयोजकों का उपयोग करने का महत्व क्या है, तो ग्राफिक आयोजकों का उपयोग करने का महत्व यह है कि ये जटिल सूचना का दृश्य रूप में, जो जटिल, जो कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है ना, कॉन्सेप्ट है, उसका दृश्य रूप में प्रतिनिधित्व किया जाता है और फिर उसको वेल ऑर्गेनाइज्ड करके समझाया जाता है। भौतिक विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में फॉर्मेटिव मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। जो फॉर्मेटिव मूल्यांकन है, जो हमारा जो रचनात्मक मूल्यांकन है, वो निरंतर होता रहता है, लगातार प्रतिक्रिया प्रदान करना था। बच्चे जो भी सीख रहे हैं उस पर हम तुरंत क्या करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। छात्रों की प्रगति कैसी चल रही है, इसको मॉनिटर करते हैं ताकि उनके अधिगम को तुरंत सुधारा जा सके। भौतिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आप अपने छात्रों में संवेदनशील सोच को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। देखिए, उन्हें समस्याओं के लिए तत्काल तैयार आंसर देकर के, देखिए तुरंत हम तत्काल आंसर तैयार करके नहीं देंगे, ठीक है। उन्हें सवालों के बिना जानकारी स्वीकार करने के लिए नहीं, ऐसा थोड़ो कि सवालों के बिना ही जानकारी एक्सेप्ट कर लो।
ये भी गलत है। ठीक है, केवल व्याख्यान और पाठ्यपुस्तक के माध्यम से नहीं। एक ही ऑप्शन बचता है, खुले सवाल पूछकर उन्हें विश्लेषण, मूल्यांकन और तर्क करने की आवश्यकता होती है। उन्हें बढ़ावा देकर के चर्चा करने के लिए हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, यानी खुले प्रश्न और विचार करके। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है। भौतिक विज्ञान के शिक्षकों के लिए हाथों से सीखने के अनुभव के अवसर प्रस्तुत करने का क्या महत्व है? देखिए, हैंड्स ऑन लर्निंग की बात हो रही है। हाथों से सीखने का तत्काल तैयार उत्तर प्रदान करने में कम समय लगता है। इससे छात्र सैद्धांतिक अवधारणाओं को छोड़ सकते हैं, या फिर हाथों से सीखने के अनुभव छात्रों को वैज्ञानिक सिद्धांतों की गहरी समझ डेवलप करने में हेल्प करते हैं। बिल्कुल, जब बच्चा खुद अपने हाथों से प्रयोग करके सीख रहा है तो जो भी हमारे साइंटिफिक थ्योरीज होती हैं उनको डीपली बच्चा समझ लेता है, ज्ञान को धारण करने में सुधार करते हैं, और इस तरीके से सीखा गया ज्ञान बच्चे को लंबे समय तक दिमाग में स्थायी रहता है। स्कूल में भौतिक विज्ञान की शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सूत्रों को याद करना? नहीं। या फिर समझे बिना प्रयोग करना? नहीं। भौतिक विश्व के मौलिक सिद्धांतों को समझना? वैज्ञानिक सोच और तर्क विकसित करना? तो क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक सोच और तर्क विकसित करना। ठीक है, भौतिक विज्ञान में परिष्कृत सोच को बढ़ाने में कौन सी शिक्षण विधि प्रभावी है? परिष्कृत सोच अगर आप समझ पाएंगे तो क्वेश्चन का आप आंसर भी कर पाएंगे। परिष्कृत सोच, सफिस्टिकेटेड या फिर क्रिटिकल थिंकिंग, इसका मतलब है गहराई से सोचना, तर्क करना और सिद्धांतों को समझना। भौतिक विज्ञान में इसे विकसित करने के लिए पूछताछ पर आधारित अध्ययन यानी कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग सबसे इफेक्टिव है, क्योंकि ये जिज्ञासा को बढ़ाता है। ये विधि छात्रों को क्यों, कैसे, इस प्रकार के सवाल पूछने के लिए प्रेरित करती है, और बच्चों के अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होता है। बालक केवल सिद्धांतों को पढ़ते नहीं हैं, बल्कि खोज और प्रयोग के माध्यम से खुद निष्कर्ष निकालते हैं, और इसमें बालक जो है एक्टिव होकर के पार्टिसिपेट करता है, सक्रिय होकर के चीजों को समझता है। भौतिक विज्ञान की शिक्षा में हाथों से प्रैक्टिकल अनुभव क्यों महत्वपूर्ण है? हाथों से प्रैक्टिकल इसलिए इंपॉर्टेंट है, यह कॉन्सेप्ट की समझ यानी कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भौतिक विज्ञान में प्रैक्टिकल कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी मूल्यांकन रणनीति ज़्यादा उपयुक्त है? तो वह है परियोजना आधारित मूल्यांकन। टोटल क्वेश्चन पेडागोजी बेस पूछ लिए हैं इस वाले पेपर में। वास्तविक जीवन के उदाहरण और स्थितियों के माध्यम से वैज्ञानिक अवधारणाओं का अध्ययन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रटकर सीखना, कंपटीशन, प्रयोगात्मक अध्ययन या सूत्रीय दृष्टिकोण क्या कहा जाता है? तो इसको सर कहा जाता है प्रयोगात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है सर। इसको एक्सपेरिमेंटल या फिर एक्सपेरेंशियल लर्निंग कहा जाता है। जब हम किताबी ज्ञान को अपने रियल लाइफ की जो सिचुएशंस हैं और जो एग्जाम्पल्स हैं उनसे कनेक्ट करते हैं तो ये प्रयोगात्मक अध्ययन कहलाता है। छात्र यहाँ पे ये समझ पाते हैं कि जो फिजिक्स के नियम है, जैसे घर्षण का नियम हो गया, जड़त्व का नियम हो गया, उनके डेली लाइफ में कैसे काम करते हैं, और जो रियल लाइफ सिचुएशंस हैं उनमें प्रयोग करके सीखा गया ज्ञान लंबे समय तक बच्चे के दिमाग में बना रहता है ना। इससे जो भी टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, वो उबाऊ के बजाय दिलचस्प और उपयोगी बन जाता है। इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निर्माणात्मक दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका प्राथमिक रूप से एक डैश की तरह होती है। किसकी तरह होती है? एक सुविधादाता के रूप में होती है। ठीक है, चलिए, भौतिक विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में हैंड्स ऑन लर्निंग या हैंड्स ऑन टीचिंग का क्या मतलब है? हैंड्स ऑन टीचिंग का मतलब होता है करके और प्रयोग करके शिक्षण, मतलब बच्चा जो है यहाँ पे करके सीख रहा है, प्रयोग करके सीख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान कक्षा में छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो वो है हाथों से गतिविधियां और प्रयोग करवाना। ठीक है, भौतिक विज्ञान की शिक्षा में तकनीक को एकीकरण करने का महत्व क्या है? यह दृश्यकरण, प्रयोगशीलता और समझ को बढ़ाता है। भौतिक विज्ञान की शिक्षा में तकनीक को एकीकरण, बच्चा तकनीक के माध्यम से समझ रहा है, ये दृश्यकरण, प्रयोगशीलता और समझ को बढ़ाने में हेल्प करता है। छात्रों की सोच को उत्तेजित करने के लिए उत्साहवर्धक प्रश्न पूछने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं परिचयात्मक सोच, इंक्वायरी या इंट्रोडक्टरी थिंकिंग कहा जाता है। इसमें क्या होता है? परिचयात्मक का क्या कहा गया है? परिचयात्मक सोच। परिचयात्मक का अर्थ
यहाँ उस टॉपिक के जो प्रारंभिक परिचय होता है उससे है इसका कनेक्शन। जब टीचर उत्साहवर्धक प्रश्न पूछता है तो वो छात्र के दिमाग में उस टॉपिक के प्रति एक सोच की लहर पैदा कर देता है। प्रश्न पूछने की इस प्रक्रिया को छात्र की बुद्धि को उत्तेजित करने वाली इंक्वायरी फेज माना गया है, शुरुआती गतिविधि माना जाता है। इसलिए ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा किस चरण में विचार करना शुरू करता है? जो वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचता है। तो ये तो आपको पता होगा, हमने पहले खूब पढ़ाया है जीन पियाजे के बारे में। यह आपका ठोस पर्याप्त चरण होता है जिसको हम लोग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। यह 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, मूर्त संख्यात्मक अवस्था। ठीक है, ये वो अवस्था है जहां बच्चा पहली बार वस्तुओं और घटनाओं के बारे में लॉजिकली थिंकिंग उसके अंदर डेवलप होती है, यानी कि तार्किक रूप से सोचना यहाँ पे शुरू करता है। यहाँ बच्चे के अंदर तार्किकता आ जाती है, बच्चा ठोस जो कॉन्क्रीट चीजें हैं उनके आधार पर तर्क करना शुरू कर देता है। और इसी उम्र में, क्योंकि बच्चा 7 से 11 साल का है, तो यहाँ पे बच्चे के अंदर कंजर्वेशन, यानी कि वो समझ जाता है कि किसी वस्तु का आकार बदलने से उसकी मात्रा नहीं बदलती। वो समझ जाता है कि मिट्टी का आकार बदल सकता है लेकिन आयतन नहीं बदल सकता। और जैसे पानी का जो कॉन्सेप्ट हमने दिया था कि जो है बर्तन बदल सकता है लेकिन पानी उतना ही रहेगा। ठीक है, ये वाली चीज यहाँ पे बच्चे के अंदर 7 से 11 साल में डेवलप होती है। ठीक है, भौतिक विज्ञान की शिक्षण करते समय शिक्षक विद्यालय में रचनात्मकता और कल्पना को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? समझाने के लिए पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर करें, प्रश्न करने और जिज्ञासा को निराश करें। जिज्ञासा को कभी निराश नहीं करेंगे, सिर्फ पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर नहीं रहेंगे। छात्रों को खुली समस्या समाधान गतिविधियों में शामिल करके दोहराव और एकरस कार्यों को आसान करके। ये भी गलत है कि आप रट्टाफिकेशन या दोहराव करेंगे। सिंपल सी बात है, छात्रों को खुली समस्या समाधान गतिविधियों में शामिल करके। ठीक है, ओपन एंडेड वाले क्वेश्चन आप बच्चों से पूछ सकते हैं जहां बच्चा अलग अलग दिशाओं में सोच सकता है। भौतिक विज्ञान की शिक्षा में दृश्य सहायक का उपयोग करने का महत्व क्या है? तो इससे क्या होता है, इससे दृश्य सहायक सिद्धांतों को बेहतर समझने और याद करने में मदद करते हैं। ऑप्शन सी राइट हो गया। भौतिक विज्ञान की शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन की भूमिका क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान निरंतर प्रक्रिया और अधिगम सुधार करता है, क्योंकि रचनात्मक मूल्यांकन जैसे जब आप चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं तो उसके बीच बीच में भी बच्चे से क्वेश्चंस पूछते रहते हैं और आप समझ पाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन बच्चे को नहीं समझ में आया है, उस पर आप तुरंत समझाते हैं। ये रचनात्मक मूल्यांकन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भौतिक विज्ञान की शिक्षा के लिए निर्माणात्मक दृष्टिकोण की कौन सी अनिवार्य विशेषता है? देखिए, तथ्यों सूत्रों को रटना कभी नहीं करेंगे, कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देंगे, केवल सैद्धांतिक अवधारणा को नहीं समझेंगे। बस एक ही बात बचती है, सक्रिय भागीदारी और परिष्कृत सोच को हम क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे। मैंने अभी बताया था कि परिष्कृत सोच क्या होती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी राइट हो गया। भौतिक विज्ञान की शिक्षा में कॉन्सेप्ट मैपिंग का महत्व क्या है? कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या होता है? चलिए यहाँ पे हमने एक इमेज लगाई थी, अभी समझाएंगे आपको कॉन्सेप्ट मैपिंग का महत्व क्या होता है। कॉन्सेप्ट मैपिंग जो है, इससे जो बालक है, व्यक्ति है, वो क्या करता है? जटिल अवधारणाओं, जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को भी सरल तरीके से समझ लेता है। ऑप्शन सी राइट हो गया, बी राइट हो गया। भौतिक विज्ञान की शिक्षा में सहयोगी अध्ययन की भूमिका क्या है? यह छात्रों के बीच व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित नहीं करती। जब बच्चा सहयोगी अध्ययन करता है तो कंपटीशन नहीं बढ़ता, रटकर सीखने के प्रोत्साहित नहीं करता। यह सहयोग, संचार और समस्या समाधान को बढ़ाता है। यह प्रायोगिक प्रयोगों की आवश्यकता को हटाता नहीं है। सिंपल सी बात है, जब सहयोगी अध्ययन होता है, बच्चे एक दूसरे के साथ सीख रहे होते हैं तो उनके अंदर सहयोग और समस्या समाधान स्किल्स डेवलप होती है। तो ऐसे आंसर आप जल्दी फाइंड कर लेंगे, जो गलत आपको लगे उसको पहले हटा दो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 76 नंबर है। भौतिक विज्ञान की शिक्षा में पूछताछ पर आधारित अध्ययन को शिक्षक कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? सभी जवाब छात्रों को पहले से ही देने के द्वारा, छात्रों को प्रश्न पूछने और स्वयं खोज करने को प्रोत्साहित करने, या छात्रों को केवल पाठ्यपुस्तकों में सीमित नहीं कर सकते। प्रयोग और हाथों से की गई गतिविधियों को निराश हम नहीं कर सकते। दो ऑप्शन बचते हैं, ए और बी। क्या हो जाएगा? प्रश्न, छात्रों को प्रश्न पूछने और स्वयं खोज करने को प्रोत्साहित करके। ऐसे हम भौतिक विज्ञान की शिक्षा में पूछताछ पर आधारित अध्ययन को हम क्या कर सकते हैं? प्रोत्साहित कर सकते हैं। संबोधन लिंक के घटक संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? तो ये समझाने के कौशल से संबंधित हैं। ठीक है, देखिए आपको बताते चलें,
माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत संबोधन लिंक, इसको हम क्या कहते हैं, संबोधन लिंक को एक्सप्लेनिंग लिंक्स भी कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो इसका उपयोग समझाने के कौशल यानी कि एक्सप्लेनिंग स्किल में किया जाता है। ये जो है कि हमारे शब्द और जो सेंटेंस होते हैं जो दो या दो से अधिक विचार या फैक्ट्स के बीच संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग शब्दों का यूज करते हो, इसलिए, क्योंकि, जिसके परिणाम स्वरूप, यद्यपि, इस प्रकार के, ठीक है, शब्दों का आप यूज करते हो। इनका उपयोग चैप्टर को ज़्यादा क्लियर, लॉजिकली और समझने में आसान बनाने के लिए किया जाता है। जब एक टीचर किसी वैज्ञानिक घटना के कारण और प्रभाव को समझाता है तो वो इन्हीं संबोधन लिंक का सहारा लेता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया, बहुत बढ़िया। ई संसाधन में शामिल है। ई संसाधन में क्या शामिल है, इसमें ब्लॉग, www, इंटरनेट, ये सभी कुछ इसमें शामिल है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शिक्षण के चरणों के नाम क्या है? शिक्षण के चरणों में आपका पूर्व शिक्षण, शिक्षण, पश्चात शिक्षण, ये सब कुछ आ जाता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। भौतिक विज्ञान शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? शिक्षण करना, अवलोकन करना, मार्गदर्शन देना या फिर मूल्यांकन करना। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो शिक्षण करना है, बाकी काम तो फिर बाद में आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द 81 निम्न में से कौन सा शब्द वैज्ञानिक विधि का है? प्रामाणिकता, विश्वव्यापकता, तथ्यों का वर्गीकरण या फिर प्रभावकारिता, कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका प्रामाणिकता। विज्ञान का सबसे बड़ा बेस यही है कि जो भी ज्ञान या जो भी कंक्लूजन आपको मिला है वह प्रामाणिक होना चाहिए, यानी उसे प्रयोगों द्वारा बार बार सिद्ध किया जा सके। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। भौतिक विज्ञान शिक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि नहीं है प्यारे दोस्तों? वो हमारी मूल्यांकन विधि हो जाएगी। ये शिक्षण की विधि नहीं है, बल्कि ये जांचने की प्रक्रिया है कि छात्रों ने क्या सीखा है। ये शिक्षण के बाद या शिक्षण के दौरान फीडबैक के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो प्रोजेक्ट मेथड है ये विज्ञान शिक्षण की बहुत इफेक्टिव विधि है, जो कि किलपैट्रिक द्वारा प्रतिपादित है। ये जहाँ छात्र सक्रिय होकर के किसी समस्या पर काम करते हैं। फिर जो आपकी समस्या समाधान विधि है ये भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्याख्यानकारी विधि, हालांकि ये शिक्षक केंद्रित है, लेकिन जो कठिन सिद्धांत है टीचर ही तो समझाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे मूल्यांकन विधि आपकी बाहर हो जाएगी। क्वेश्चन कहता है प्राकृतिक और भौतिक विज्ञान में पदार्थ और समय के माध्यम से गति का अध्ययन, साथ ही ऊर्जा और बल जैसी संबंधित अवधारणाओं को शामिल किया जाता है। इसे कहा जाता है, इसे भौतिकी कहते हैं। सर क्या कहते हैं? इसे भौतिकी कहते हैं। भौतिकी विज्ञान की शिक्षा में लघु प्रयोगों को शामिल करने का महत्व क्या है? इसका महत्व है सैद्धांतिक समझ में वृद्धि करना। सैद्धांतिक समझ में वृद्धि करना। किस शिक्षण दृष्टिकोण ने भौतिक विज्ञान शिक्षा में हाथों से सीखने के अनुभवों को प्रोत्साहित किया है? तो वो है आपका प्रवेश शासित शिक्षण। सर ये क्या होता है? प्रवेश शासित शिक्षण, इसे अंग्रेजी में इंक्वायरी बेस्ड या डिस्कवरी लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में भी इसको देखा जाता है। भौतिक विज्ञान में हाथों से सीखने यानी हैंड्स ऑन लर्निंग का मतलब होता है प्रयोग करना, जो भी टूल्स औजार हैं उनको छूना, खुद करके देखना। प्रवेश शासित शिक्षण इस दृष्टिकोण में छात्र को एक खोजकर्ता की भूमिका में रखा जाता है। वो केवल जानकारी प्राप्त नहीं करता, बल्कि एक्टिविटीज और प्रयोग के माध्यम से खुद ज्ञान का निर्माण करता है। इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। विशिष्ट अवलोकन और प्रयोगों से सामान्य सिद्धांतों का निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको अनुमान लगाना कहते हैं। सर वैज्ञानिक भाषा में यहाँ पे क्या हो रहा है? विशेष से सामान्य की ओर जाने को आगमन, इंडक्शन कहते हैं। जब आप बहुत सारे विशेष प्रयोग जैसे लोहे का पिघलना, तांबे का पिघलना, ये बहुत सारे प्रयोग करते हैं, फिर आप एक सामान्य नियम कि सभी धातुएं पिघलती हैं, ये आप सामान्य नियम बना लेते हैं। इस मेंटल प्रोसेस को इंडक्टिव रीजनिंग कहा जाता है, अनुमान लगाना कहा जाता है। भौतिकी विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन की भूमिका क्या होती है? मूल्यांकन की भूमिका होती है छात्रों की सामर्थ्य और कमजोरियों की पहचान करना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो फर्स्ट है वह राइट हो जाएगा। छात्रों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ाने के लिए कौन सी रणनीति का उपयोग किया जा सकता है? वैज्ञानिक सोच बढ़ानी है, सूत्रों की हिफाजत करना, जटिल गणितीय समीकरणों को हल करना, खुले समापन वाले अनुसंधान में लीन होना, कदम दर कदम निर्देशों का पालन करना। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका खुले समापन वाले अनुसंधान में लीन हो जाना। ऑप्शन सी राइट हो गया। भौतिक विज्ञान की शिक्षा में
तकनीक को एकीकृत करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? अच्छा एक मिनट, यहाँ पे जो क्वेश्चन था हमारा कह रहा था कि वैज्ञानिक सोच को बढ़ाने के लिए कौन सी रणनीति का उपयोग किया जा सकता है, तो वो क्या है? खुले समापन वाले अनुसंधान में लीन होना। इसका मतलब क्या है? देखिए क्वेश्चन पहले कह रहा था वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने का सबसे प्रभावी तरीका वो होता है जहां बालक खुद खोज करे, एनालिसिस करे। अब इसमें खुले समापन वाले प्रश्न की बात और ओपन एंडेड इंक्वायरी की बात हो रही है। इसमें छात्र को कोई रटा रटाया आंसर नहीं दिया जाता, उन्हें एक समस्या दी जाती है और वे खुद उसका प्रयोग करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और लॉजिक के माध्यम से निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। ये उनकी जिज्ञासा और क्रिएटिविटी को भी बढ़ाने का काम करता है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भौतिक विज्ञान की शिक्षा में तकनीक को एकीकृत करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो वो सबसे प्रभावी तरीका है इंटरैक्टिव सिमुलेशन और वर्चुअल लैब का उपयोग करना। ठीक है, भौतिक विज्ञान की शिक्षा में कॉन्सेप्ट मैपिंग का महत्व क्या है? यहाँ पे मिलेगी इमेज। कॉन्सेप्ट मैपिंग ये होता है कि जैसे आपको एनर्जी समझ में नहीं आ रही थी, आप बहुत परिभाषाएं रट रहे थे, अब आपने क्या कर लिया? मैप बना लिया पूरा कि एनर्जी क्या होती है? द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की एक योग्यता होती है। ठीक है, अब इसके क्या है? फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और प्रॉपर्टीज ऑफ एनर्जी, इनको आपने प्रॉपर्टीज ऑफ एनर्जी को अलग समझ लिया, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को आपने अलग समझ लिया कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, थर्मिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ये अलग अलग प्रकार के फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है, ये उसकी प्रॉपर्टीज होती है, ये सोर्स ऑफ एनर्जीज हैं। ठीक है, और इधर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी है। ये कॉन्सेप्ट मैपिंग कहलाता है। सर क्या कहलाता है? ये कॉन्सेप्ट मैपिंग कहलाता है। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान की शिक्षा में कॉन्सेप्ट मैपिंग का महत्व क्या है? कॉन्सेप्ट मैपिंग से जटिल सिद्धांतों को सरल बनाया जाता है। भाई जटिल सिद्धांत था आपके सामने, एनर्जी को आप नहीं समझ पा रहे थे कि कैसे एबिलिटी टू डू वर्क है, तो आपने इसको पूरा कॉन्सेप्ट लेकर के आपको समझा दिया गया है। चलिए, किस पाठचर्या रणनीति में छात्रों की सक्रिय भागीदारी वाले वाद विवाद में होती है? वो है आपका सहयोगी शिक्षण। सहयोगी शिक्षण जिसमें बालक एक दूसरे के साथ मिलकर के सीखते हैं। किस शिक्षण रणनीति ने छात्रों को छोटे समूहों में सहयोग से समस्याओं का समाधान करने को प्रोत्साहित किया है? वो है हमारा सहकारी शिक्षण। क्या कहलाएगा? सहकारी शिक्षण। भौतिक विज्ञान शिक्षा में निरूपणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? छात्रों के अंतिम प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, छात्रों के पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन करना, परीक्षा के लिए ग्रेड निर्धारित करना, सुधार करने के लिए क्षेत्रों की पहचान करना। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका सुधार करने के लिए क्षेत्रों की पहचान करना। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। छात्रों को भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों को सिखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो सबसे अच्छा तरीका हैंड्स ऑन प्रयोग, हैंड्स ऑन लर्निंग, जहां बच्चा खुद प्रयोग करके सीखे। क्वेश्चन नंबर 95 है आपके सामने। भौतिक विज्ञान कक्षा में प्रयोगों का आयोजन करने का उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? इसका उद्देश्य होता है महत्वपूर्ण सोच और समस्या समाधान कौशल में सुधार करना। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। भौतिक विज्ञान शिक्षण की पाठशाला में शिक्षा को और अधिक सक्रिय कैसे किया जा सकता है? तो इसको जो है छात्रों की सहभागिता और चर्चाओं को प्रोत्साहित करके और ज़्यादा सक्रिय किया जा सकता है। भौतिक विज्ञान में विजुअल एड का उपयोग करने का महत्व क्या है? तो विजुअल एड का मतलब ये होता है कि आप इससे किसी भी यानी कि यहाँ पे आपकी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाती है। भौतिक विज्ञान की शिक्षा में तकनीक की क्या भूमिका है? तकनीक जो होता है, तकनीक के माध्यम से जो बालक है इससे छात्रों की भागीदारी और समझ में सुधार होता है। बच्चा ज़्यादा एक्टिव होकर के सीखने का प्रयास करता है। भौतिक विज्ञान शिक्षण में प्रयोगात्मक अध्ययन को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो इससे खुले सवाल पूछ करके और अन्वेषण का मार्गदर्शन करके। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत फास्ट पढ़ाया है बिकॉज ऑफ कि आगे भी क्लासेस आपको करानी है और अब समय बहुत कम बचा है। 100 क्वेश्चन आपको कराने हैं अभी। भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों को वास्तविक जीवन के अनुप्रयोगों से जोड़ना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यह विषय को रोचक और संबंधित बनाता है। प्यारे दोस्तों, कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस 2023 के पेपर में पूरा पेपर आप देख रहे हैं पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस थे। अगर मैं इसको समझाने बैठता, ये 100 क्वेश्चंस 2 घंटे की क्लास थी। ठीक
ठीक है, लेकिन हमने इसको 30 से 40 मिनट में निपटा दिया। 2 घंटे की क्लास थी, अगर मैं इसको विधिवत तरीके से समझाता, एक एक ऑप्शन को समझाता, लेकिन उसके बावजूद भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है। नोट्स नहीं लिए हैं तो फटाफट मैसेज कीजिए। ये जो हमारा दूसरा चैनल है लर्न विद एसपी सर, यहाँ पे आपका बीएड का एग्जाम हो जाए, उसके बाद यूपी टेट की क्लासेज चलेंगी, तो इसको जाकर के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।